कक्षा 10 गणित। आज हल करेंगे प्रश्नावली 13.2 को। इस प्रश्नावली में जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उनका आपको बहुलक ज्ञात करना रहेगा। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि बहुलक किस प्रकार से किसी आंकड़े का ज्ञात करते हैं, उसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत का मतलब जो भी आपको आंकड़ा दिया रहेगा उसमें उच्च वर्ग सीमा इस प्रकार से दिया रहेगा 45 से 55, 55 से 65 इस प्रकार से रहेगा, जिसमें यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा रहेगी और उच्च वर्ग सीमा रहेगी। और मान लेते हैं इस प्रकार से नहीं है, कोई सिंगल अंक है ना, जिसे अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 45 दिया रहता है, यहाँ पर 50 दिया रहता है। अगर इस प्रकार से रहता तो वो अवर्गीकृत आंकड़ा रहता। तो उसमें उस प्रकार के यदि आंकड़े रहते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है वही आंकड़ा हो जाता बहुलक हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। साथ ही हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की चर्चा भी कक्षा 9 में की थी। यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। मतलब बहुत सारे आंकड़े इस प्रकार से हो सकते हैं कि उनकी अधिकतम बारंबारता सेम ही हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुबहुलकीय आंकड़े कहा जाता है। यद्यपि वर्गीकृत आंकड़े भी बहुबहुलकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चा को केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रखेंगे। यहाँ पर जो भी आपको वर्गीकृत आंकड़ा देगा जिसमें आपको बहुलक ज्ञात करना रहेगा, तो केवल एक ऐसा आंकड़ा रहेगा जिसका यहाँ पे बहुलक सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न देगा। उदाहरण 4 को समझ लेते हैं। उदाहरण 4 दिया हुआ है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। यहाँ पे विकेट लिया है, किसी मैच में उसने 2 विकेट लिया हुआ है, किसी में 6, इसी प्रकार से लिया है। यहाँ पर सबको लिख दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। किस आंकड़े की सबसे ज़्यादा बारंबारता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर साड़ी बनाकर लिखा गया है कि इसमें लिख दिया गया है विकेटों की संख्या। यहाँ पे जो 0 विकेट है, यहाँ पे कितने मैचों में यहाँ पर मतलब एक ही भी विकेट नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल एक ऐसा मैच था, एक ही मैच है, ठीक है, जिसमें इसने एक भी विकेट नहीं लिया। और यहाँ पे एक विकेट केवल एक ही मैच में लिया हुआ है ना। और यहाँ पे 2 को नोट किया गया है। यहाँ पे विकेटों की संख्या 2 कितनी बार कितने मैचों में उसने लिया है। देखिए एक यहाँ पर 2 लिखा गया है, एक यहाँ पर 2 लिखा गया है और एक यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर मैचों की संख्या कितना है, 3 है। 3 मैचों में इसने 2 विकेट लिया हुआ है। और यहाँ पे 3 के लिए बात करें तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। विकेटों की संख्या 3, इसके बारंबारता कितना है, 2 है। 4 के लिए बारंबारता केवल एक ही है। इसी प्रकार से जो भी आंकड़ा था उसका बारंबारता लिख दिया गया। अब यहाँ पे सारणी में देख लीजिए किस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है। और ये किस आंकड़े की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, यहाँ पर इसी का विकेटों की संख्या 2 की सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारंबारता है। कितनी बार, 3 बार है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैचों 3 में 2 विकेट लिए, ठीक है। 3 मैच खेला और उसमें उसने 2 विकेट लिए हुए हैं। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। लेकिन आपको अब इस प्रकार से प्रश्न नहीं देगा। अब आपको एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, ठीक है, अब मतलब यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा रहेगा, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पे विकेटों की संख्या था, यहाँ पे इसमें उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा नहीं था। लेकिन अब जो प्रश्न देगा वो इस प्रकार से देगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर 3 हो गया, यहाँ पे परिवारों की संख्या, ये एक प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको प्रश्न देगा, वर्गीकृत आंकड़ा देगा। कोई वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो उसमें हम लोग बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको सीखते हैं। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है, उसमें आप बता नहीं पाएंगे। यहाँ हम केवल वह वर्ग क्लास ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक, इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर केवल आप यह बता पाएंगे किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा अधिक है, केवल यही आप बता पाएंगे। और इसमें से हम लोग एग्जैक्ट मान को नहीं बता सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर यदि आप देखें तो इस वर्ग की क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता अधिक है ना। चलिए हो गया। और यहाँ पे वह बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, जो आंकड़ा वर्ग अंतराल करके दिया रहेगा उसका बहुलक आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला है बहुलक बराबर यल प्लस, यहाँ पे कोष्टक में F1 ऋण F0, 2F1 ऋण F0 ऋण F2 कोष्टक बंद इंटू H है। अब यहाँ पे यल की चर्चा कर लेते हैं, जहाँ यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न या निचली सीमा है। जो भी बहुलक वर्ग रहेगा, अब चलिए इसी प्रश्न के सापेक्ष हम बात करें ना, यहाँ पर बात करेंगे बारंबारता देखेंगे सबसे ज़्यादा अधिक यहीं पर है ना।
तो यहाँ पे जो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा, है ना, और इसकी निचली वर्ग सीमा ही है 3, यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है। यदि प्रश्न रहता तो यहाँ पर आप 3 प्रतिस्थापित कर देते। और यहाँ पे दे देगा एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप है, यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। यहाँ पे एच है वर्ग अंतराल। जैसे देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है 1 से लेकर 3 तक गया, यहाँ 3 से लेकर 5 तक जा रहा है, यहाँ पे 5 से 7, तो यहाँ पर यह कितना बढ़ा, यही है वर्ग अंतराल। यहाँ पे 1 से लेकर 3, तो यहाँ पर यह 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे 2 बढ़ रहा है, आप कहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो अंतराल वर्ग अंतराल की माप है, यहाँ पर यह 2 हो जाएगी। और यहाँ पर दिया F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो यहाँ पे बहुलक वर्ग ही है इसकी बारंबारता यह आपको प्रतिस्थापित करना, यह है F1। और यहाँ पे F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो इससे ठीक पहले वाला यही है वर्ग अंतराल, और इसका आपको ये लेना है, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता को लेना है। और जो F2 है वो क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, इसके ठीक बाद आएगा, इसके ठीक बाद आने वाला वर्ग यही है, और इसकी जो भी बारंबारता है उसको आपको नोट कर देना, यही हो जाएगा आपका F2, ठीक है। फिर आपको एक उदाहरण दिया गया था, इसी में हमने आपको समझाया। अब यहाँ पे सबका वैल्यू सिंपल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है, तथा यहाँ पर 8 है, तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग कितना है, 3 से 5 तक है। अतः बहुलक वर्ग क्या है, 3 से 5 तक है, यही है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग 3 से 5, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पर हमने बताया कि 3 हो जाएगा, जो है एल का वैल्यू, और एच जो वर्ग माप है कितना ये बढ़ रहा है, हमने बताया 2, यही है एच का वैल्यू 2 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता जो F1 है यह हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा F0 जो ठीक पहले रहेगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 जिसका वैल्यू यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर जो F2 रहेगा उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 जिसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। आइए इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें, हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे बहुलक के लिए फार्मूला यही होता है, बहुलक के लिए डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे इसका निगमन नहीं किया हुआ है कि ये किस प्रकार से ज्ञात हो रहा है, केवल डायरेक्ट यहाँ पे आपको फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में प्रतिस्थापित कर देंगे। बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक में F1 ऋण F0 और हर में 2F1 ऋण F0 ऋण F2 और गुणते एच है, और यहाँ पे सभी के मानों को प्रतिस्थापित करके हल कर देंगे तो बहुलक आपको प्राप्त हो रहा है 3.286। अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक यहाँ पे 3.286 है। केवल आपने यहाँ पर डायरेक्ट बहुलक ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली 13.2 प्रश्न 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब यहाँ पे रोगियों की आयु दे दिया गया है, अब यहाँ पे रोगियों की संख्या दे दिया गया है। यहाँ पे 5 से 15 वर्ष तक आयु तक जो रोगी हैं उनकी संख्या कितना है, 6 है, और 15 से 25 वर्ष की आयु वाले रोगियों की संख्या कितना है उस वर्ष, यहाँ पे किसी एक ही वर्ष की चर्चा दिया हुआ है तो यहाँ पे 11 है। यहाँ पे 25 से 35 उम्र वाले जो रोगी हैं उनकी संख्या कितना है, 21 है। इसी प्रकार से आपको सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर देखो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात करना है, साथ साथ माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रश्नावली 13.1 में हम लोग इसको सीख चुके हुए हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। आगे दिया हुआ प्रश्न, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग उसका तुलना भी कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले चलिए सारणी को बना देते हैं और पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सारणी को हमने बना दिया। जब भी आप बहुलक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे इस सारणी को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो भी प्रश्न रहेगा उसको देखकर बाकी इन सभी मानों को आप लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग या आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए केवल हमने सारणी को बनाया हुआ है। यहाँ पर अधिकतम वर्ग बारंबारता कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता इसी की है ना, तो यहाँ पर है 35। यह सब कुछ आपको नोट करना पड़ेगा, है ना। अधिकतम वर्ग बारंबारता ये हो जाएगा ना 23 है, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बारंबारता लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 23 है, तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग कौन है, ये हो जाएगा 35, 45, ये हो गया। अतः बहुलक वर्ग कौन है, यही है 35, 45, यही है बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन है, 35, 45 लिख देते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो यल है, जो हम लोग फार्मूले में प्रतिस्थापित करेंगे उसको हम लोग नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग की यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा यही है, कितना है, 35 है। यहाँ पर
इन सभी मानों को हमने देखा, सबसे ज़्यादा बारंबारता इसी का था, 23 था। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम वर्ग बारंबारता हमने लिख दिया इसी को। चलिए यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो निम्न वर्ग सीमा है, ये 35 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 35 को नोट कर दिया। तथा वर्गमाप यच, इसका भी मान हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो वर्गमाप यच है उसका मान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ, 5 से 15 जाने में 10 वृद्धि हुआ। यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 वृद्धि है ना, तो यही है वर्गमाप यच। यहाँ पर कितना है, 10 है। अब यहाँ पे F1 का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 वो कितना है, बारंबारता इसकी 23 है। ठीक है, और यहाँ पे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो F0 है, इसका मान क्या है, ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल ही है, इसकी बारंबारता कितना है, 21 है। इसको आप नोट कीजिए, है ना, यही आपका F0 है। यहाँ पर 21 हमने नोट कर दिया। तथा बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2, यहाँ पे इसके ठीक बाद आने वाला वर्ग ही है और इसकी बारंबारता ये है। ठीक है, यहाँ पर हमें 14 प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, आप जब भी प्रश्न नोट कीजिएगा तो आप एक तरफ से नोट करेंगे, जो भी हमें नोट करना था उसको हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तब यहाँ पे बहुलक के लिए फार्मूला बराबर यही है, बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में ये फार्मूला है, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे यल का वैल्यू निकल कर आया, जो निम्न वर्ग सीमा थी यह था 35, जो बहुलक वर्ग था उसकी निम्न वर्ग सीमा था 35, तो यहाँ पर हमने 35 प्रतिस्थापित कर दिया। प्लस यहाँ पे सबका मान हमने ज्ञात कर दिया है, केवल आप प्रतिस्थापित करिए। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू यही है 23, F0 का वैल्यू है 21। यहाँ पे दो गुणते F1 का वैल्यू कितना है, 23 है, ऋण F0 का वैल्यू कितना, 21 है, और ऋण यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना है, 14 है। कोष्टक गुणते यहाँ पे H का वैल्यू कितना है, वर्गमाप 10 है। आप यहाँ पे कई बार प्रश्नों को हल करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। 35 प्लस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटा देते हैं, 23 में से 21 घटा देंगे 2 बचेगा, अंश में 2 बचा हुआ है, और हर में यहाँ पे 23 का गुणा कर देंगे तो 46 हो जाएगा। ऋण यहाँ पे दोनों ऋणात्मक राशि आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इकाई स्थान पे 5, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणते 10 भी है। चलिए बराबर 35 प्लस यहाँ पे 2, या फिर चाहे तो 2 में 10 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये अंश में ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर घटा देते हैं, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग 20 में 11 से भाग दे देते हैं, एक बार भाग चला जाएगा तो घट कर यहाँ पर 9 आ जाएगा। दशमलव बिंदु लगाकर 0 बढ़ा देते हैं, 11/88 हो जाएगा। घट कर 2 हो जाएगा, दशमलव बिंदु लगा दिया हमने, 0 बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर फिर 11 एकम 11, एक बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर एक बार भाग गया है, घटा देंगे तो सिंपल आपको फिर 9 बचेगा। यहाँ पर फिर दशमलव बिंदु लगा चुके हैं, आप 0 बढ़ा सकते हैं, 11/88 हो जाएगा। यहाँ पर यह 5 से अधिक है, इसमें चाहे तो एक आप जोड़ सकते हैं ना, एक जोड़ देंगे तो यह 2 हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो एक ही अंक तक ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 अंक तक ले लेते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे 1.82, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 35 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36.82। यही आपको जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनका आपको बहुलक ज्ञात हुआ 36.82, और यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं, यह वर्ष में ही है, यह आयु था, इसका हमने बहुलक ज्ञात किया, तो इतना हमें ज्ञात हुआ, बहुलक ज्ञात हो गया। अब जो भी आंकड़े दिए गए हैं इनका हम लोग पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं ना, तो हम लोग इसके लिए सारणी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सारणी हमने बना लिया, आयु इसमें लिख दिया, पहले समूह में आयु लिख दिया वर्षों में, यहाँ पे रोगियों की संख्या हमने लिख दिया। अब यहाँ पर पहले हम लोग यक्षाई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा वर्ग चिन्ह, और यही आपकी बारंबारता है F5, और इनका योगफल की भी आवश्यकता हमें पड़ता है। यहाँ पे हालांकि हम लोगों ने माध्य ज्ञात करना प्रश्नावली 13.1 में हम लोग पूरी तरह से सीख चुके हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीशन, यहाँ पे F5, इनका आप पूरा योग कर लीजिएगा, योग करेंगे तो योगफल आपको 80 प्राप्त होगा। और जो वर्ग चिन्ह यक्षाई होता है इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो भी उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा है इनको जोड़कर आपको 2 से भाग देना रहता है। तो यहाँ पे 15 में 5 जोड़ देंगे, यह 5 और 15 तक आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का योगफल 20, और 20 में 2 से भाग देंगे तो यह 10 प्राप्त होगा। 15-25 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ रहा है, यह 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और इस बात का आप ध्यान में रखेंगे ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि 10-10 बार बढ़ रहा है, जो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा है ये भी 10 बढ़ रहा है, और जो निचली वर्ग सीमा है ये भी 10 बढ़ रहा है। 10-10 जोड़कर 20 हो गया, 20 का आधा कर देंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, जो कि बार बार क्या हो रहा है, 10 बढ़ रहा है।
तो यहाँ पर इसी प्रकार हमने लिख दिया 40 हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका योग करके 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। अब ये हमने ज्ञात कर दिया वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पे हम लोग डी आई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, जो कि विचलन हो जाएगा। इसका वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर देते हैं, यक्स आई ऋण 1 करके। तो यहाँ पर आप किसी वैल्यू को यहाँ पे कल्पित माध्य मान लीजिए। पहले यहाँ पर हम लोग कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं चलिए 30 को ही, ठीक है। यहाँ पे इसी को हमने कल्पित माध्य मान लिया। तो यहाँ पे प्रत्येक मान को प्रतिस्थापित करिए, जो वर्ग चिन्ह का यहाँ पे प्रत्येक मान प्रतिस्थापित कर देंगे और ए के स्थान पर 30 प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर पहले मान के लिए यहाँ पे 10 और यहाँ पर 30 प्रतिस्थापित करेंगे तो ऋण आपको 20 निकल कर आएगा, ठीक है। और दूसरे मान के लिए यहाँ पर जब आप 20 प्रतिस्थापित कर देंगे एक्स आई के स्थान पर और यहाँ पर 30, तो यहाँ पर आपको ऋण 10 ज्ञात होगा। अब यहाँ पे जब सेम वैल्यू रहेगा, यहाँ पर भी 30 यहाँ पर भी 30, तो घटकर यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको धन 10 मिलेगा, यहाँ पर 20 मिलेगा और यहाँ पर 30 मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक मान में यहाँ पे 10 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यू आई का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यू आई बराबर हो जाएगा, अंश में तो यही विचलन ही रहता है, यक्स आई ऋण ए, और हर में वर्ग माप आ जाता है ना, जो कि यच। यहाँ पे हम लोग प्रत्येक वैल्यू में यहाँ पे 10 से भाग जा रहा है ना, प्रत्येक मान का 10 एक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर एच के स्थान पर हम लोग सिंपल 10 प्रतिस्थापित कर देंगे, 10 से भाग दे देते हैं ना। तो यहाँ पर पहले मान में यहाँ पे यक्स आई ऋण ए, इसके पहले मान में यहाँ पर 20 ऋण 20 प्रतिस्थापित करेंगे, उसमें 10 से भाग देंगे। इसका वैल्यू अभी हम लोग मान लेंगे, नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे 10 दूना 20 ऋण 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 10 से कम 10, यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पर 10 से भाग देंगे एक ही बार में, यहाँ पर भी 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में। अब इनका सिंपल आपको गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है ना, इनका गुणनफल। तो यहाँ पे 6 दूना 12 ऋण 12 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 11 हो जाएगा और यहाँ पर तो गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। 23 से 23 में का गुणा कर देंगे 23 ही हो जाएगा। यहाँ पे 14 दूना 28 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। धन वैल्यू को एक साथ जोड़ देते हैं और ऋण मान को एक साथ। ऋणात्मक मान को जोड़ेंगे तो ऋण हमें यहाँ पे 23 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इनको जोड़ने पर। तो चलिए यहाँ पर ऋण 23 मिल रहा है और यहाँ पर धन 23, इसको हटा देते हैं, केवल यहाँ पर ही योगफल बचेगा, ठीक है। इसी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 28 और आपको 15 को जोड़ना है, तो 8 5 13 को 3, हासिल रहेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर आपको 43 प्राप्त हो रहा है योगफल। यहाँ पे योगफल आपको समीशन एफ आई यू आई, ये आपको 43 मिला। अब सभी मान को लिख देते हैं यहाँ, समीशन एफ आई बराबर 80 कामा समीशन एफ आई यू आई, इसका वैल्यू 43 और लिख देते हैं कल्पित माध्य जो ए हमने माना था वह कितना है, यहाँ पे 30 है, तथा वर्गमाप जो यच है इसका वैल्यू हमने 10 लिया हुआ है ना। तब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तब केवल यदि हम लोग यहीं पर हल किए रहते हैं गुणा करके तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि हो जाता है, यहाँ पर हल किए रहते हैं तो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि। अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए हैं तो इसे पग विचलन विधि बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे पग विचलन विधि द्वारा हल, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंकड़ों का माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस यच कोष्टक में समीशन एफ आई यू आई और हर में रहेगा समीशन, ये समीशन रहेगा या कैपिटल सिग्मा भी बोल सकते हैं एफ आई। इसको हल करते हैं। ए का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 प्रतिस्थापित कर देते हैं। एच का वैल्यू कितना था जिससे हमने भाग दिया था, इसका वैल्यू 10 है, 10 प्रतिस्थापित कर दिया, गुणते समीशन एफ आई यू आई का मतलब गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ था, 43 प्राप्त हुआ था, इनका योगफल, ठीक है, 43। और एफ आई का वैल्यू हर में है यहाँ पे 80। हल करते हैं और 30 प्लस अंश और हर में 10 से भाग जा रहा है, 10 से कम 10, 10 8 80, 10 बार 8 बार विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 बटा 8 बचा हुआ है, हम लोग भाग दे लेते हैं, 2 अंक तक ले लेते हैं 8 से। 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है। दशमलव बिंदु लगा देते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं ना, 8 चौका 32, 8 3 तो 24 हो जाएगा, घट कर यहाँ पर 6 आ जाएगा। दशमलव बिंदु हमने लगा ही दिया है, 0 बढ़ा देते हैं, 8 8 64, तो 8 7 56, इतना बारी ले जाते हैं, घटा देंगे तो 4 हो जाएगा 0।
8 पंचे 40, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पे 5 के बराबर इसमें 1 हम लोग जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे 5.38 हम लोग लिख देते हैं, 2 अंक तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बार बराबर यहाँ पे 30 प्लस इसका वैल्यू हमने हल किया था तो 5.38 प्राप्त हुआ। x बार बराबर यहाँ पे 35 हो जाएगा 0.38, और ये भी वर्ष में ही आएगा। यह है आंकड़ों का माध्य। और प्रश्न आगे दिया था कि आपको निष्कर्ष ज्ञात करना था, है ना, तुलना करके आपको बताना था कि इन आंकड़ों से क्या आप निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों का जब आपने माध्य ज्ञात किया तो इससे आपको यह पता चला ना कि एवरेज रोगियों का वर्ष कितना है ना, एवरेज रोगियों का आयु कितना है 35.38 है, इससे यह प्राप्त हुआ। साथ साथ बहुलक से आपको यह प्राप्त हुआ ना कि यहाँ पे 36.82 इतने वर्ष वाले रोगियों की जो संख्या है या फिर बहुलता कह सकते हैं ना, इनकी संख्या अधिक है। आगे हमने लिख दिया, अतः बहुलक 36.82 वर्ष है और माध्य 35.38 वर्ष है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की अधिकतम आयु लगभग यहाँ पे 36.8 वर्ष है, जो कि अज्ञात हुआ था बहुलक से, जबकि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की औसत आयु कितना है 35.38 वर्ष है। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूची देते हैं। यहाँ पे जीवनकाल घंटों में इनकी सूची दिया हुआ है और इनकी बारंबारता साथ साथ दिया हुआ है। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे 0 से लेकर 20 घंटा तक चलने वाले जो उपकरण हैं उनकी यहाँ पर बारंबारता कितना है 10 है। 20 से लेकर 40 घंटों तक चलने वाले उपकरणों की जो बारंबारता है वो 35 है। इसी प्रकार से दिया हुआ है। चलिए इस सारणी को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे बहुलक वर्ग की बात करेंगे तो सबसे अधिक कौन है, यहाँ पे यही दिख रहा है ना, तो इसी को यही हो जाएगा बहुलक वर्ग, इसी की बारंबारता सबसे अधिक है, यही हो जाएगा। यल का वैल्यू जो निचली वर्ग सीमा है कितना बढ़ रहा है 10, वो हो जाएगा एच का मान, यह हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0, यह हो जाएगा आपका F2, ठीक है। और सिंपल आप बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। हम यहाँ पर समझने के लिए एक बार इस यहाँ पे सारणी को भी बना देते हैं। यहाँ पर सारणी को हमने बना लिया जो कि केवल समझने के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन है देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता इसी की है, तो बहुलक वर्ग यही आपको है जो कि है 60 से 80। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है जो हो जाएगा यल फार्मूले के लिए, तो निम्न सीमा यही है 60। और यहाँ पे वर्ग माप कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कितना 20, यहाँ से भी कितना बढ़ रहा है 20, ठीक है। तो ये जितना बढ़ रहा है वही आपका वर्ग माप है 20 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, यहाँ पर है 61, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि है आपका F1 61, और यहाँ पे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो कि F0, तो यहाँ पे इसके ठीक पहले वाला वर्ग यही है, इसकी बारंबारता आप नोट कर देंगे। यहाँ पे 52 हो गया। और यहाँ पे जो F2 रहेगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जो F2 है, यह इसके ठीक बाद आने वाला वर्ग अंतराल यही है और इसकी बारंबारता 38 है, तो इसको हमने नोट कर दिया। फार्मूला यही हो जाएगा। तब बहुलक यल प्लस कोष्टक में F1 ऋण F0, हर में है 2 F1 ऋण, यहाँ पे F0 ऋण F2 और गुणते H, सबका हम यहाँ पे मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो यल है इसका वैल्यू यहाँ पर हमने ज्ञात किया था 60। बहुलक वर्ग की जो निम्न वर्ग सीमा है जो कि यल का वैल्यू 60 है, प्लस यहाँ पे सबका मान रखते हैं। F1 का वैल्यू कितना है 61, ये हो गया 61 ऋण F0 का वैल्यू कितना है 52, और हर में यहाँ पे 2 F1, तो 2 गुणते यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है 61 है, ऋण F0 का वैल्यू कितना है 52 है, और यहाँ पर भी ऋण है। F2 का वैल्यू कितना है 38 है, 38। चलिए कोष्टक बंद, और गुणते H का वैल्यू कितना है 20 है। यहाँ पर ये हो जाएगा 60 प्लस विपरीत चिन्ह घटा देंगे, यहाँ पर 61 में से 52 घट जाएगा तो अंश में 9 बचेगा, हर में यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 हो गया। यहाँ पे 61 का हमने 2 के साथ गुणा कर दिया, दोनों पद ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा। 8 2 10 को 0, हासिल 1 लगेगा। यहाँ पे 5 3 8 1 हासिल 9 हो गया, और गुणते यहाँ पर 20 है। यहाँ पर है 60 प्लस अंश में 9, और यहाँ पर घटा देंगे ना, तो यहाँ पे 122 में से 90 घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको 32 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 32 प्राप्त होगा, और अंश में कितना है 20 है। अंश और अभी 2 से विभाजित है, यहाँ पे भाग देंगे तो 10 बार विभाजित हो जाएगा, इसको भी आधा कर देगा, अंश को आधा कर दिया 10 हो गया, हर को आधा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे पहले हम लोग भाग दे लेते हैं, फिर हम लोग 10 से गुणा कर देंगे। जो भी दशमलव बिंदु आएगा एक अंक हम लोग दाहिने खिसका देंगे। तो यहाँ पर है 60 प्लस 9 बटा लिख देते हैं 16, ठीक है। यहाँ पे चलिए 9 का 10 में गुणा कर देते हैं, 90 हो जाएगा और हर में है 16। अभी एक बार भाग जा रहा है, एक बार और दे लेते हैं। 60 प्लस यहाँ पे इसको आधा कर देगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 2 से हमने अंश को विभाजित कर दिया, हर को विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8, 45 भाग देते हैं 8 से। 8 5 40, 5 हो गया, दशमलव बिंदु लगा देते हैं, 0 हो गया। 8 8 8 64, ठीक है, अधिक हो जाएगा। 8 7 56 भी अधिक है। 8 6 48, तो घटकर 2 आपको प्राप्त हो रहा है। दशमलव बिंदु लगा दिया हमने, 0 बढ़ा देते हैं, 8 दूना 16 हो गया, घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 0 लगा देते हैं। 8 चौका 32, 8 5 40, ठीक है, घटकर से इस पर 0 हो गया। अब ये 5 से अधिक है ना, मतलब 5 के बराबर है, तभी भी हम लोग यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर प्राप्त होगा 60 प्लस यहाँ पे 5.6, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है 65.63। और यह क्या था, जो जीवन काल था उपकरणों का घंटों में, यही लिख देते हैं घंटे। यही आपको बहुलक ज्ञात हुआ। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे माध्य मासिक व्यय ज्ञात कर देते हैं, और जो भी आपको घरेलू व्यय यहाँ पर दिया गया है ना, सारणी बनाया गया, ये मासिक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस सारणी को नोट करते हैं, सारणी को हम लोग नोट करते हैं, और चलिए पहले माध्य ही ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका बहुलक भी ज्ञात कर लेंगे। सारणी हमने बना लिया, पहले समूह में लिख दिया व्यय रुपयों में, और दूसरे समूह में लिख दिया परिवारों की संख्या, और यही हमें दिया हुआ है। अब पहले यहाँ पर हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं, EXI का वैल्यू। और यहाँ पर बात करें तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे मासिक व्यय दिया हुआ है, जो कि 1000 से 1500 रुपये तो खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है, 24 है। यहाँ पे 1500 रुपये से 2000 रुपये मासिक व्यय खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है, 40 है। इसी प्रकार से अब पहले यहाँ पर हम लोग EXI का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं वर्ग चिन्ह का। तो यहाँ पे जो भी उच्च वर्ग सीमा है, निम्न वर्ग सीमा है, इनका योग करके आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे है 1000 है, और यहाँ पे 1000, ये 500 है ना। यदि हम यहाँ पर भाग देने की बात करें ना, तो यहाँ पे 1000 का आधा 500 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का हमें योग करके आधा करें या आधा करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इसका आधा ये हो जाएगा, और 15 का मतलब 1500 का आधा 750 हो जाएगा। और इनका योग की हम लोग बात करें, जब जोड़ देंगे तो इकाई स्थान पे यही मिलेगा 0, दाहिने के स्थान पर आपको 5 मिलेगा, और यहाँ पे जो सैकड़े का स्थान है, यहाँ पे 7 5 12, 1200 मिला, 1250 मिल रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 1250। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक मान में ना, यहाँ पर भी 500 का वृद्धि हुआ, ऊपरी वर्ग सीमा में भी, निचली वर्ग सीमा में भी। यदि कितना वृद्धि हो रहा है ये ज्ञात करना हो तब, तो यहाँ पे 500 मतलब 500 जोड़ देंगे 1000 आ जाएगा। अब उसका भी आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर 1000 का आधा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे बार बार आपको क्या कर देना है, 500 जोड़ते हुए जाना है ना। तो यदि यहाँ पर हम लोग 500 जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 0 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 500 रहेगा, तो यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल 500 जोड़ दिया। आप चाहें तो इनका योग करके आप 2 से भाग दीजिएगा, तभी आपको यही प्राप्त होगा। फिर आपको 500 जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पर लिख देते हैं 5, यहाँ पे 7 5 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल इसमें जोड़ जाएगा, इतना प्राप्त हुआ। अब फिर यहाँ पे 500 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 500 जोड़ना है ना, तो 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2, फिर 500 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 5 7 5 12 को 2, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 500 हमने 500 जोड़ दिया, फिर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 7 5 12 को 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 4250 या 4250 पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर फिर 500 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, 4550 आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे परिवारों की संख्या का आपको योग दिया हुआ है ना, यही आपका EFI है बारंबारता, और इनका योगफल का हमें आवश्यकता पड़ेगा। आपको दे दिया गया है 200 परिवारों का यहाँ पे
200 परिवारों के लिए सारणी बनाया गया। एक्स आई का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पर किसी को हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। चलिए इसी को हम लोगों ने मान लिया कल्पित माध्य, और यहाँ पर विचलन डी आई का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे एक्स आई ऋण ए हो जाएगा। पहले मान को ज्ञात करते हैं, एक मान को, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स आई का वैल्यू पहले के लिए यह है, तो इसमें से हम लोग पहले इसी को लिखते हैं, घटा देते हैं, जो भी वैल्यू आएगा वो ऋणात्मक ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2750 है, और इसमें से इसको घटा देते हैं 1250 को, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 1500 बच रहा है। 1500 हमने नोट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू यह है, और इसको 2750 में से ही आपको घटाना है, इसको घटा देते हैं 1750, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर भी जीरो, ठीक है, और यहाँ पर 1000 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 500 कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी 500 हम कम कर देते हैं, तो यहाँ पर 500 बचेगा, और यहाँ पर सेम वैल्यू है तो यहाँ पर घटकर जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर, लेकिन ये सभी वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और जो नीचे के मान है ये सब धनात्मक रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स आई का वैल्यू जो यहाँ पे कल्पित माध्य से क्या रहेगा, ये एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे नीचे वाले अधिक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले क्या है, कम है, और यहाँ पर यह घटा देंगे तो आपको 500 ही बचेगा। यहाँ पे 1000 बचेगा, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2000। ये एक्स आई का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। अब सब में देख रहे हैं कि 500 से भाग जा रहा है ना, तो यहाँ पे यू आई का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अंश में यही वर्ग चिन्ह नहीं विचलन रहता है, और हर में एच रहेगा वर्ग माप, तो यहाँ पे वर्ग माप के स्थान पर हम लोग को 500 प्रतिस्थापित कर देंगे, तो इसको 3 बार विभाजित कर देगा, तो यहाँ पे ऋण 3 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, यहाँ पे ऋण 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर 500 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 500 से भाग देंगे 2 बार में, यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 4 बार में। यही आपका यू आई का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब इसका और इसका आपको गुणनफल करना रहता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ आई इंटू यू आई, इनका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक ही वैल्यू प्राप्त होगा। 4 3 12 को 2, 1 हासिल बना, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है, 3 दूना 6 1 7, 72 मिला। अब यहाँ पे 40 दूना 80 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 33 हो जाएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, और यहाँ पे 30 में 1 का गुणा कर देंगे 30, 22 दूना यहाँ पे 44, यहाँ पे 16 तियाँ 48, 7 चौक यहाँ पे 28। अब इन सभी मानों का आपको योग कर लेना है। समीशन एफ आई यू आई बराबर, आप यहाँ पे जोड़ देंगे, ऋणात्मक मानों को एक साथ जोड़िएगा, धनात्मक मान को एक साथ जोड़िएगा। ऋणात्मक वाला मान का वैल्यू अधिक रहेगा, वही बचेगा, और क्या बचेगा इसको आप जोड़ लीजिएगा। हम बता रहे हैं कितना बचेगा, ऋण 35, ठीक है। सिंपल आपको क्या कर देना है, धनात्मक मान को जोड़िएगा एक साथ, ऋणात्मक मान को एक साथ, और अंतर कर दीजिएगा, यही ऋण 35 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे सब मानों को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर सभी मानों को लिख देते हैं। समीशन एफ आई बराबर है 200 कामा, यहाँ पे बड़ा सिग्मा भी से आप बोल सकते हैं, यह सबका योगफल ही है। एफ आई यू आई, यहाँ पर है ऋण 35, और कल्पित माध्य जो ए है, इसका यहाँ पर वैल्यू 2750, ये हो गया। वर्ग माप कितना है, एच बराबर, यहाँ पर हमने 500 माना हुआ है, तो यहाँ पर हमने 500 लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं पग विचलन विधि द्वारा हल। यहाँ पर हो जाएगा आंकड़ों का माध्य एक्स बार बराबर, यहाँ पे ए प्लस एच कोष्टक में समीशन एफ आई यू आई, और हर में समीशन एफ आई, यही होता है फार्मूला। एक्स बार बराबर ए का वैल्यू कितना है 2750 है, प्लस एच का वैल्यू कितना है 500 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे गुणते में, चलिए कोष्टक में ही करके लिख देते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू है ऋण 35,
यहाँ पे लिख देते हैं अंश में ऋण 35 और हर में यह वाला वैल्यू जो कि है 200। आगे हल करते हैं। एक्स बार बराबर 2750 और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा हो जाएगा। ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा 500 गुणते 35 बटा यहाँ पे 200 है। अंश और हर 100 से विभाजित है ना, 100 से भाग देंगे अंश में, तो यहाँ पर 500 को 5 बार विभाजित कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अंश और हर को हमने यहाँ पे 100 से भाग दे दिया, तो एक्स बार बराबर 2750 और ऋण 5 गुणते यहाँ पर 35 बचा हुआ है और हर में 2 है। 2750 ऋण 5 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 5 5 है 25 को 5 हो जाएगा, हासिल 2 बनेगा। 5 3 15 16 17, ठीक है। 2 हासिल जोड़ने के बाद 175 बना। अभी हर में 2 है ही। अब यहाँ पर हम लोग भाग भी दे लेते हैं। एक्स बार बराबर 2750 ऋण यहाँ पे 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा। 1 और 5 15 बचा, 2 7 14 हो गया। फिर दशमलव बिंदु लगाएंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा और दशमलव बिंदु हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10, इतना आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल इसका अंतर कर लेते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 2750 और दशमलव बिंदु लगाकर एक 0 बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें घटाना है। 87 यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पे 1 हासिल देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। फिर दशमलव बिंदु यहाँ पर बचा हुआ है 9, 9 में से 7 घटा देंगे तो आपको 2 बचेगा, ठीक है। 9 है, 9 में 7 घटा दिए 2। 1 हासिल यहाँ पे दिया था ना, तो यहाँ पर बचा हुआ है 4, तो फिर 1 हासिल देगा यहाँ पे तो 14 हो जाएगा। 14 में से जब यदि 8 घटा देंगे तो आपको 6 बचेगा और 1 हासिल देने के कारण यहाँ पर 6 बचा हुआ है। फिर यहाँ पर 2, इतना आपको बच रहा है, यही हम नोट कर देते हैं। एक्स बार बराबर 2662.5 प्राप्त हुआ और यह है रुपयों में, ठीक है। जो राशि थी व्यय था रुपयों में। आंकड़ों का माध्य तो हमने ज्ञात कर लिया, अब यहाँ पे आंकड़ों का हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता था और यहाँ पे बहुलक के लिए सभी मानों को यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। बाकी एक बार हम यहाँ पर भी बता देते हैं आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता की बात करेंगे तो यही है। वह वर्ग कौन सा है, यह वर्ग है, तो यही हो गया बहुलक वर्ग। अब यह कौन सा आपका वैल्यू हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका F1, ठीक है। और जो इससे पहले वाला जो वर्ग रहेगा उसकी जो बारंबारता रहेगी वही हो जाएगा F0 और इसके जो ठीक बाद है यह आपका F2 का वैल्यू है और यही आपका L का वैल्यू है ना, जो कि होता है बहुलक वर्ग का जो निम्न वर्ग सीमा रहता है वही होता है L का वैल्यू। और एक हमें चाहिए होता है H वर्ग माप। यहाँ पर देख लीजिए 1000 में कितना जोड़कर 1500 किया गया है, तो यहाँ पर जो H होता है उसका वैल्यू यहाँ पर 500 है ना। सभी मानों को हम लोग नोट करते हैं। हमने बताया कि सबसे अधिक बारंबारता 40 था और जो वर्ग था बहुलक वर्ग यह है 1500 से लेके 2000, ये है बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, यही हो जाएगा 1500। वर्गमाप ये कितना बढ़ा हुआ है, बार बार यहाँ पे 500 बढ़ा हुआ है। चलिए बहुलक वर्ग की बारंबारता यह हमने बताया प्रश्न में ही 40 है और यहाँ पे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता यह है 24 दिया हुआ है और ठीक बाद वाला जो दिया हुआ है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जो कि आपको प्रश्न में दिया है 33। बस यहाँ पे सभी मानों को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं फार्मूले में। तब यहाँ पे बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 ऋण F0 और हर में है 2F1 ऋण F0 ऋण F2 और गुणते H। यहाँ पे यल का वैल्यू कितना है 1500 प्लस यहाँ पे कोष्टक में F1 का वैल्यू कितना है 40 ऋण F0 का वैल्यू 24 हर में 2 गुणते F1 का वैल्यू कितना है 40 और ऋण F0 का वैल्यू 24 ऋण F2 का वैल्यू 33 कोष्टक बंद गुणते H का वैल्यू कितना है वर्ग में 500। चलिए और हल करते हैं इसको। 1500 प्लस यहाँ पर घटा देंगे तो 16 ही बचेगा आपको। यहाँ पे 16 हर में 40 दूना 80 हो जाएगा। ऋण ऋणात्मक मानों को जोड़ देते हैं, 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा।
67 प्राप्त हुआ। और गुणते यहाँ पर 500 है बराबर 1500 प्लस यहाँ पे अंश में है 16, और चलिए इसी के साथ गुणा में लिख देते हैं, यह अंश में ही रहेगा 500, और हर में यहाँ पर घटा देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटा देंगे 3 बचेगा, एक हासिल देने के कारण यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे 4 3 7 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 2 5 ही रहेगा, ठीक है 57 है। और यहाँ पर फिर घटाएंगे तो आपको 23 प्राप्त होगा। 16 5 80 हो जाएगा। चलिए इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1500 प्लस 16 5 80 हो गया, और फिर यहाँ पे डबल जीरो और हर में 23, यहाँ पर हमें भाग देना है। जब 8000 में आप 23 से भाग देंगे तो भागफल आपको यहीं प्राप्त हो रहा है 347.826। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक यहाँ पर यह 5 से अधिक है ना, ये वैल्यू जो 6 है ये 5 से अधिक है, तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर 347.83 लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर प्लस 347.83 हमने लिख दिया, केवल हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0.83, तो इसी प्रकार से रहेगा। 7 को यहाँ पे इकाई अंक के साथ जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 के साथ 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर यह 1 हो गया। बहुलक आपको इतना ही प्राप्त हुआ 1847.83। और यहाँ पर यह भी जो वैल्यू है यह भी है रुपयों में ही, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, अतः अधिकतम बहुलक मासिक व्यय इतना ही है, रुपए का चिन्ह बनाते हैं पहले, 1847.83 तथा माध्य मासिक व्यय जो परिवार हैं उनका माध्य मासिक व्यय जो हमने यहाँ पर एवरेज ज्ञात किया हुआ है, इसको नोट कर देते हैं। रुपयों में 2662.5 रुपया है। प्रश्न 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, हमें व्याख्या भी बताना है। बहुलक बताएगा, जब हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी प्रेक्षण रहेंगे उनमें किस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक है, और माध्य ज्ञात करेंगे तो हम लोग जो भी आंकड़े रहेंगे उनका हम लोग एवरेज ज्ञात कर लेंगे। दोनों मापों का हम लोग व्याख्या भी कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया ना प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे दे दिया गया है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। अब यहाँ पे दे दिया गया है ना एक शिक्षक पर, इसका यहाँ पर ये मतलब है ना कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, मतलब एक शिक्षक कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, 15 से 20 विद्यार्थियों को पढ़ाता है एक शिक्षक, है ना। और यहाँ पे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या कितना है, 3 है। इस प्रकार यहाँ पे इनकी बारंबारता, ये जो आंकड़ा है इसकी बारंबारता कितना है, 3 है। यहाँ पे 20 से 25 है। इसी प्रकार से आपको आंकड़ा दिया हुआ है। और यहाँ पर भी हमें बहुलक और माध्य दोनों ही ज्ञात करना है ना। पहले हम लोग आंकड़े का माध्य ही ज्ञात कर लेते हैं ना, फिर हम लोग बहुलक भी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारणी बना लिया, और यहाँ पे पहले समूह में लिख दिया प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, इसको नोट कर दिया। और दूसरे समूह में हमने लिख दिया राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसको भी हमने नोट कर लिया। यही आपका बारंबारता है, यही हो जाएगा आपका FI, ठीक है। और इन सभी मानों को यदि आप जोड़ेंगे तो बारंबारताओं का योगफल आपको 35 निकल कर आएगा। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं वर्ग चिन्ह XI। वर्ग चिन्ह का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जो भी निम्न वर्ग सीमा है और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग आधा करेंगे ना तो 17.5 निकल कर आएगा। यहाँ पर प्रत्येक मान को यदि आधा करें, 20 को आधा कर देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 17.5 आपको ज्ञात होगा। आप चाहें तो इसको जोड़कर 2 से भाग भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक मान में ना जो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा है यह 5 बढ़ा, और यहाँ पर भी यह 5 बढ़ रहा है। 5 5 जोड़ देंगे तो 10 बढ़ रहा है ना। यह वैल्यू 10 बढ़ा, और 10 का भी फिर हमें आधा करना पड़ेगा 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल 5 आप जोड़ते जाइए, ठीक है।
तो यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पर फिर आपको 22.5 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर 5 हमने जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 5 जोड़ते रहिए। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग सीमा में 10 की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 5 की हम लोग सिंपल वृद्धि कर देते हैं। आप चाहें तो सिंपल इनका योग करके 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। भाग भी देंगे तो यहीं आपको वैल्यू प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर फिर हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, दशमलव बिंदु के बाद तो 5 रहेगा ही। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 7 5 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिर 32.5 प्राप्त होने लगेगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो फिर आपको 37.5 प्राप्त होने लगेगा। फिर यहाँ पे 42 आपको 5 प्राप्त होने लगेगा। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 47.5, यहाँ पर 52 आपको प्राप्त होने लगेगा, 52.5। अब यहाँ पर कोई हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लिया हमने यही ए है, ये कल्पित माध्य हो गया। तब हम लोग विचलन डी आई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यक्स आई ऋण ए हो जाएगा। यहाँ पे एक आध मानों को हम लोग ज्ञात कर देते हैं। ये जो भी वैल्यू आएगा इसके ऊपर का सभी वैल्यू यहाँ पे आपको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 32.5 है, इसमें से 17.5 को यदि घटा दे तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 में 7 घटा देंगे तो 5 बचेगा, हासिल लिया था 2 बचा, 2 में से घट गया 15 बच रहा है, तो यहाँ पे ऋण 15 मिला। फिर यहाँ घटाएंगे तो 5 घट कर आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। एक बार घटा कर आपको दिखा देते हैं, 32 और 0.5 है। और इसी में से जो यहाँ पे एक्स के वैल्यू हैं उसको हमने प्रतिस्थापित किया, और ए का वैल्यू तो सेम है, ए का वैल्यू हमने नोट कर दिया है, ये एक्स का वैल्यू नोट कर देते हैं। यह है 22.5, घटा देंगे तो यह तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, 10 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बार बार 5 आप घटाते जाइए, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर सेम वैल्यू है, घटकर 0 आ जाएगा, ठीक है। जितना एक्स का मान है और कल्पित माध्य तो ए ही है, जिसका वैल्यू यहाँ पर 32.5 है, यहाँ पर 0 मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 प्राप्त होगा, एक्स के स्थान पर यह वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे, ए के स्थान पर यह मान घटाएंगे तो आपको अंतर करेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पर 10 मिलेगा, फिर आपको 15 मिलेगा, और यहाँ पर 20 मिला। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो विचलन का प्रत्येक मान है, यहाँ पर 5 का गुणज है प्रत्येक मान, तो हम लोग 5 से भाग दे लेते हैं। यू आई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अंश में रहेगा विचलन और हर में रहेगा एच, एच के स्थान पर हम लोग सिंपल 5 मानेंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और यहाँ पे 5 चौका 20। अब यहाँ पर एफ आई यू आई का हम लोग सिंपल गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 तिहाई 9, ऋण 9 मिलेगा, 8 दूना 16, ऋण 16 मिला, 9 का 1 में गुणा कर देंगे, ऋण 9 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 0 का गुणा कर देंगे ना तो 0 ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर यह 2 वैल्यू 0 है, ठीक है। प्रश्न में एक बार देख लेते हैं, सही है, 2 वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, गुणनफल आपको 0 मिलेगा, 4 दूना आपको 8 मिलेगा। ऋणात्मक मानों को एक साथ जोड़ देते हैं और धनात्मक मानों को एक साथ, और देख लेते हैं कि इनका योगफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एफ आई और यू आई का। आप यहाँ पे इन ऋणात्मक मानों को एक साथ जोड़िएगा और इन दो धनात्मक मानों को एक साथ, और फिर अंतर कर देंगे, ऋणात्मक वाले ऐसे का मान आपको अधिक प्राप्त होगा, और यहाँ पर अंतर करेंगे तो आपको ऋण 23 प्राप्त होगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ समीशन एफ आई का वैल्यू 35, समीशन एफ आई यू आई ऋण 23, और यहाँ पे कल्पित माध्य ए बराबर हमने लिया है 32.5 जो हमने कल्पना किया था, तथा वर्ग माप जो एच है इसका वैल्यू हमने 5 माना था, है ना। 5 से ही हम लोग बार बार भाग दे रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, पग विचलन विधि द्वारा हल होगा, पग विचलन विधि द्वारा हल। तब यहाँ पे लिख देते हैं, आंकड़ों का माध्य एक्स बार बराबर, यहाँ पे यह हो जाएगा ए प्लस एच कोष्टक में समीशन एफ आई यू आई और हर में समीशन एफ आई कोष्टक बंद। एक्स बार बराबर ए का वैल्यू कितना है, कल्पित माध्य
32.5 है प्लस एच का वैल्यू कितना है 5 है गुणते इसका वैल्यू कितना है -23 है -23 हमने रख दिया और हर में समीशन एफ आई कितना है 35 है। यहाँ पे यक्स बार बराबर 32.5 और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा। आंसर और 5 से विभाजित है 5 से भाग लेते 5 1 5 और 5 7 35 है ना। तो ऋण आपको 23/7 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग पहले इसको भाग दे लेते हैं। 23 में जब आप 7 से भाग देंगे तो भागफल आपको इतना प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आगे भी भाग जाएगा लेकिन यहाँ पे दशमलव के 3 अंक तक हम भाग लेंगे 3.285 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं यहाँ पे 2 अंक तक ही लिखते हैं। यहाँ पर ये 5 के बराबर है यहाँ पर एक हम लोग जोड़ देते हैं ना 3.29 लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यक्स बार बराबर 32.5 ऋण 3.29 यहाँ पर हमें घटाना ही है 32.5 और यहाँ पे लिखे 3.29 यहाँ पे एक हम लोग जीरो बढ़ा देते हैं। एक हाथ से देगा 10 में से 9 जाएगा तो एक ही बचेगा 10 में से 9 गया तो एक बचा। यहाँ पे एक हाथ से देने का बचा हुआ है 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 ही बचेगा दशमलव बिंदु। एक हाथ से दे देगा हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा तो 9 ही बचेगा और यहाँ पर एक हाथ से देने के कारण 2 बचा हुआ है 29.21 प्राप्त हो रहा है। यक्स बार बराबर 29.21 यही हमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात हुआ और यह है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है यहाँ पर आंकड़ों का तो माध्य हमने ज्ञात कर लिया। अब साथ ही साथ इसका हम लोग बहुलक भी ज्ञात करते हैं। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि किस आंकड़े की सबसे अधिक बारंबारता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन है 10 ही है ना। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग बनेगा यह बहुलक वर्ग यह कौन सा वैल्यू है एफ आई है। ठीक है एफ आई जो भी बहुलक वर्ग रहता है उसकी बारंबारता ये रहता है ना। और यहाँ पे ठीक इसके पहले वाला बारंबारता आपको लेना पड़ता है। ठीक है एफ आई नहीं यह F1 है और यह होता है F0 है ना। इसके जो बहुलक वर्ग रहता है उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता वो हो जाता है F0 और इसके बाद वाला जो वर्ग रहता है उसकी बारंबारता वह हो जाता है F2। यह हो गया और ये की वैल्यू होता है यल जो कि बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा रहता है ना। तो जो कि हो जाएगा 30 यल का वैल्यू यहाँ पर आपको 30 प्राप्त होगा। और यहाँ पे वर्गमाप का वैल्यू कितना ये कितना बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 15 में 5 जोड़ने पर 20 हो रहा है। ठीक है यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है। यहाँ पे 25 में 5 जोड़ने पर 30 तो जो एच का वैल्यू है वो क्या है 5। बस इन्हीं मानों को हम लोग नोट करते हैं। सबसे अधिक बारंबारता 10 था और जो वर्ग था 30 से 35 था तो वही हो जाएगा बहुलक वर्ग 30 से 35 हो गया। नहीं यहाँ पे लिख देते हैं 30 से यहाँ पे 35 ये हो गया बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ पर यही हो जाएगा 30 वर्गमाप यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि हमने बताया कि 10 है और उसके जो ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है वह दे दिया गया है 9 और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता आपको दिया हुआ है 3। तब बहुलक के लिए फार्मूला ही है सिंपल हम लोग मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। यल का वैल्यू कितना है 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 10 ऋण F0 का वैल्यू 9 हर में 2 F1 का वैल्यू कितना 10 ऋण F0 का वैल्यू 9 F2 का वैल्यू 3 यहाँ पे ऋण 3 हो गया कोष्टक बंद गुणते एच का वैल्यू कितना 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर घटा देंगे 10 में से 9 तो आपको अंश में एक ही बचेगा और हर में यहाँ पे 10 दूना 20 ऋण यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है और गुणते यहाँ पर 5 है बराबर यहाँ पे 30 प्लस 5 एक में गुणा ही कर दीजिए अंश में 5 हो जाएगा। यहाँ से 12 घटा देते हैं तो सिंपल आपको 8 ही बचेगा है ना। यहाँ पर हम लोग सिंपल भाग दे लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा भाग तो जा नहीं रहा है जीरो लगा के दशमलव बिंदु लगा देंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा 8 5 40। ठीक है 8 5 40 8 छका 48 6 बार भाग जाएगा घटकर 2 हो गया और दशमलव बिंदु हमने लगा दिया 0 8 दूना 16 ये हो गया घटकर यहाँ पे 4 बचेगा और दशमलव बिंदु हम लोग लगा देते हैं 8 5 40।
ठीक है, शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव के 3 अंक बाद तक हम लोग देख रहे हैं ना, तो यह 5 है। एक यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 30 प्लस इसका वैल्यू आपको प्राप्त हुआ था 0.6, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 30.63 हो जाएगा। जो यहाँ पर हमने बहुलक ज्ञात किया 30.63 हमें प्राप्त हुआ। यह जो प्रेक्षण है, यह जो मान है, जो कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, इनकी बारंबारता सबसे अधिक है। जो राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया हुआ है, इसी मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा अधिक है। और जो हमने एवरेज ज्ञात किया, तो एवरेज में हमें प्राप्त हुआ तो यही 29.21 प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। अतः हमने लिख दिया बहुलक 30.63 और माध्य 29.21 है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकतम राज्य संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थी 30.63 है, जो बहुलक हमें ज्ञात हुआ था, यही अधिकतम है, तथा उनका माध्य हमें ज्ञात हुआ यही 29.21, जो हमने माध्य ज्ञात किया था। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन है और यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या लिखा गया है। 3000 से लेकर 4000 तक रन कितने बल्लेबाजों ने बनाया हुआ है? 4000 से 5000 रन, इस प्रकार 18 बल्लेबाजों ने बनाया हुआ है। इस प्रकार से आपको सारणी दिया हुआ है ना। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे अधिक यही है। तो यहाँ पे जो वर्ग है, यहाँ पे 4000 से 5000, यही हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग ये हो गया। यही आपका F1 का वैल्यू हो जाएगा। और जो यहाँ पे बहुलक वर्ग के जो पहले वाला वर्ग है, इसकी जो बारंबारता है, यही हो गया F0। और यहाँ पे इसके बाद वाला जो वर्ग है, इसके बारंबारता ये हो गया F2। और यहाँ पे जो यल का वैल्यू होता है, जो निम्न वर्ग सीमा है ना, बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा यही 4000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा यल का वैल्यू। और यहाँ पे वर्गमाप कितना है, कितना ये बढ़ रहा है, 3000 से यहाँ पे 4000 हो जा रहा है, 4000 से 5000, 5000 से 6000 हो रहा है, 1000 बढ़ रहा है ना। तो यच का वैल्यू कितना है, 1000 है। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिंपल इस मानों को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर इन आंकड़ों का आपको बहुलक ही ज्ञात करना है ना। चलिए, बहुलक वर्ग हमने बताया था कि 4000 से 5000 है, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता 18 था। और यहाँ पे वर्गमाप हमने बताया कि 4000 से 5000, 1000 बढ़ रहा है, यह हो गया। और यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा यही है 4000। बहुलक वर्ग की बारंबारता यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 18। और यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता यह प्रश्न में दिया हुआ है 4। और यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 हमने बताया, दिया हुआ है प्रश्न में 9। मतलब जो भी सारणी आंकड़ा बना कर दिया हुआ है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, सब कुछ हमने नोट कर लिया। फार्मूला सिंपल यही है, बहुलक ज्ञात कर देते हैं। यल का वैल्यू है कितना, 4000, प्लस F1 का वैल्यू है 18, ऋण F0 का वैल्यू यहाँ पे F0 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, और हर में 2 गुणते F1 का वैल्यू है 18, ऋण F0 का वैल्यू है 4, ऋण F2 का वैल्यू है 9, कोष्टक बंद, गुणते H का वैल्यू है 1000। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4000, प्लस यहाँ पे 18 में से 4 घटा देते हैं, तो यहाँ पे 14 बचेगा। और हर में 18 दूना 36, ऋण यहाँ पर 13 हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक वैल्यू है, जुड़ जाएगा। गुणते यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 4000, प्लस चलिए यहाँ पे 14 का गुणा कर देते हैं, 14 हो जाएगा। और इस पर 1 2 3 0, और हर में यहाँ पे 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। अब इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। 14000 में जब आप 23 से भाग देंगे तो भागफल आपको इतना प्राप्त होगा, यह 5 के बराबर है। यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 9 है, 69 समझ लीजिए, 1 जुड़ जाएगा तो 70 हो जाएगा। मतलब यह आपको प्राप्त हो जाएगा दशमलव। आप इसको 7 भी लिख सकते हैं या 7 0 करके भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर 4000 और प्लस इसमें हमने भाग दिया, तो भागफल हमें 608.7 हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं। यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद तो 7 ही रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा,
और यहाँ पर 0 ही रहेगा और यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पे 4। इतने ही रन का यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुलक हमें इतना प्राप्त हुआ। अधिकतम बल्लेबाजों ने इतना ही रन बनाया, यही बहुलक हमें प्राप्त हुआ 4608.7। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण के लिए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने प्रति 3 मिनट में जाती हुई कारों की संख्याओं को नोट किया हुआ है और ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। और यहाँ पे इन आंकड़ों का आपको बहुलक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कारों की संख्या है 0 से लेकर 10 तक कारें, यहाँ पे इनकी बारंबारताएं 7 आपको प्राप्त हुई। मतलब जो यहाँ पे 100 प्रेक्षण लिए गए इनका यहाँ पे सबका यदि हम लोग योगफल कर देंगे ना तो हमें 100 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 0 से लेकर 10 कारें जब यहाँ पे प्रत्येक 3-3 मिनट में देखा गया है तो इस प्रकार इनकी बारंबारता आपको 7 प्राप्त हुआ। 10 से लेकर 20 कारें गुजरी, इनकी बारंबारताएं यहाँ पे 10 से 20 की 14 प्राप्त हुआ। 20 से 30 की बारंबारता आपको 13 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बहुलक ही ज्ञात करना है। तो सभी यहाँ पर हम लोग मानों को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं कि बारंबारता किसकी सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 20 यही सबसे अधिक है ना, तो यहाँ पे यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये आपका बना बहुलक वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो निम्न वर्ग सीमा है वही आपका यल का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये वर्गमाप है, वही हमें ज्ञात हो जाएगा। यह 10 बढ़ रहा है, ठीक है, 10 हो जाएगा यच का वैल्यू। और यह हो जाएगा आपका F1 का वैल्यू, है ना। यहाँ पे जो भी बहुलक वर्ग रहेगा उसकी बारंबारता वही होता है F1। और यहाँ पे जो F0 है, यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता, तो यह F0। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो वर्ग रहेगा उसकी जो बारंबारता है वो हो जाएगा F2। बाकी सब यहाँ पे मान को हमने बता दिया, बस यहाँ पे नोट करते हैं। सारणी में हमने देखा बहुलक वर्ग 40 से 50 है, इसी वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है जो कि 20 है। और वर्गमाप यहाँ पे 10 है ना, बार बार यहाँ पे 10 बढ़ रहा है ना। 40 से 50 होने में कितना बढ़ा, ये 10 है, यही वर्गमाप है। बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, निम्न यहाँ पे वर्ग सीमा रहेगा जो कि यल, जो कि यही 40। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि है हो जाएगा F1, प्रश्न में आपको दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सारणी में दिया है 20। और यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता प्रश्न में आपको मतलब सारणी में दिया है 12, यहाँ पे 12 में नोट कर दिया। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 जो कि है 11। सब कुछ हम नोट कर दिया। फार्मूला सिंपल ही बहुलक के लिए यहाँ पे वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। यल का वैल्यू है 40 प्लस F1 का वैल्यू है 20 ऋण F0 का वैल्यू है 12 और हर में 2 गुणते F1 का वैल्यू 20 ऋण F0 का वैल्यू 12 ऋण F2 का वैल्यू 11 कोष्टक बंद गुणते H का वैल्यू कितना है 10 है बराबर यहाँ पे 40 प्लस घटा देंगे विपरीत चिन्ह है 8 बचेगा। 20 में से 12 घटा देंगे 8 बचेगा। 20 दूना 40 ऋण दोनों ऋणात्मक वैल्यू जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा और यह 2 हो गया 23 हो गया। गुणते यहाँ पर 10 है बराबर 40 प्लस 8 में 10 का गुणा ही कर देते हैं तो यहाँ पर अंश में 80 हो जाएगा और हर में यहाँ पर घटा देते हैं 7 बचेगा 17 बच रहा है, ठीक है। 40 में से 23 घटा देंगे 17 बचेगा। अब यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 80 में 17 से भाग देंगे तो यही आपको प्राप्त हो रहा है 4.705। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर चाहे तो एक जोड़ देंगे। चलिए 40 प्लस यहाँ पे 4.71 लिख देते हैं, जोड़ देते हैं 44 हो जाएगा 44.71। यही आपको आंकड़ों का बहुलक ज्ञात हुआ जो कि यह कारों की संख्या है या कारें लिख देते हैं, ठीक है। यही आपको आंकड़ों का बहुलक ज्ञात हुआ। जो 3-3 मिनट में कारों की संख्या को नोट किया जा रहा था, इस प्रकार कुल 100 बार प्रेक्षण लिया गया था। तो यहाँ पे जो 3-3 मिनट का अंतराल था ना, उसमें सबसे अधिक बार इतना 44.71 कारें गुजरी, ठीक है। इन्हीं की बारंबारता सबसे अधिक थी
चलिए, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 भी हल हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।